हेलो एवरीवन। मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल विजय वेब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है यूपीएससी के जो प्रारंभिक परीक्षा है, ठीक है ना, उससे संबंध यानी जो प्रीलिम्स है, यानी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें क्वेश्चन साल दर साल कैसे पूछे जाते हैं उनका विश्लेषण हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर आज की, तो आज हम देखेंगे बेटा 2025 में ज्योग्राफी से संबंधित संबंधित यानी भूगोल से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 2025 के प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स में, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है। और ये जो प्रीलिम्स के जो भूगोल है वो हम पिछले 10 साल यानी 2025 से हम जाएंगे पीछे 10 साल, तो पीछे 10 साल के क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। और ये सिर्फ भूगोल के नहीं, ये हम इतिहास के भी देखेंगे, ठीक है, पॉलिटी के भी देखेंगे, ओके, कला एवं संस्कृति के भी देखेंगे और अर्थशास्त्र के भी देखेंगे। ठीक है ना। कोई भी चीज़ आपसे नहीं छूटेगी, बस आप लोगों को ये पूरी की पूरी सीरीज फॉलो करना है। यानी इस पूरी की पूरी सीरीज में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे अगले एग्जाम में क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक, तो इसमें हम क्या देखेंगे, 2025 की परीक्षा में भूगोल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें अवधारणात्मक मानचित्र आधारित प्रश्नों का मिश्रण देखा गया है। अब पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, अगर हम बात करें 2025 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में, तो वायुमंडल और तापमान का संतुलन। अब आपको ये चीज यहाँ पर ये देखना है कि वायुमंडल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में, ठीक है। तो 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है 2026 में भी ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, तो आप वायुमंडल को पढ़ लीजिए। ठीक, पहला प्रश्न हमारा क्या है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। पहला प्रश्न है, वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर एक, ये बिना वायुमंडल के पृथ्वी का तापमान हिमांक से बहुत नीचे होता है। ठीक है ना। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी का जो तापमान है वो हिमांक का मतलब होता है वो टेम्परेचर जहाँ पर बर्फ जम जाती है उससे भी क्या होता, नीचे होता। दूसरा है, वायुमंडल के द्वारा अवशोषित ऊष्मा हमारे ग्रहों के औसत तापमान को बनाए रखती है। यानी जो वायुमंडल जो ऊष्मा को अवशोषित करता है, ऑब्जॉर्व करता है, उससे जो क्या होता है, हमारे ग्रह के जो तापमान होता है उसको क्या करता है, बैलेंस यानी एवरेज करके रखता है। अगला है, CO2 जैसी गैसें विकिरण को रोकने में कुशल होती हैं। यानी जो CO2 जैसी गैसें होती हैं, जो गैस से विकिरण होते हैं उनको रोकने में क्या होती है, सक्षम यानी कुशल होते हैं। तो इसके अगर हम सही उत्तर की बात करें तो उसका जो सही उत्तर था बेटा वो विकल्प सी था। सी विकल्प का मतलब था कि सभी कथन सही है, यानी ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है। व्याख्या अगर हम यहाँ पर देखें, यह पृथ्वी के प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव को दर्शाता है जो जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन हाउस आपको पढ़ना है, वायुमंडल आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए। अब अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से क्या पूछा गया था, वो टॉपिक था महाद्वीपीय विस्थापन। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन का मतलब होता है जो महाद्वीप, जैसे कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी जो प्लेट है वो धीरे धीरे भारत की जो प्लेट है उसके तरफ खिसक रही है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो करंट अफेयर से संबंधित ये यहाँ पर चीज है। तो महाद्वीपीय विस्थापन के साक्ष्य के रूप में किन्हें माना जाता है। ठीक है,
अब मैं इसका थोड़ा विश्लेषण करता हूँ कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। ये जो महाद्वीपीय विस्थापन है ये चर्चा में रहा था 2024 में, ठीक है ना। 2024 के अंत में ये चर्चा में रहा, इसलिए 2025 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। जो अफ्रीका की महाद्वीपीय प्लेट है उसका क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, यानी वो हट रही है अपनी जगह से, ठीक है, खिसक रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से था, तो आपको ये चीजें करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़नी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसको माना जाता है, ब्राजील और पश्चिम अफ्रीका की प्राचीन चट्टानों का जो मेल है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए, घना के प्लेसर भंडार और ब्राजील के मूल स्वर क्षेत्रों का संबंध है, ठीक है। अगला ऑप्शन है, जीवाश्म तलछट भारत का गोंडवाना सिस्टम अन्य 6 महाद्वीपों में समानता। तो इसके जो ऑप्शन है ये सभी के सभी सही हैं, यानी 1, 2, 3 महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। चले आगे। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा से संबंधित है और जल निकाय, ठीक है। तो इसमें इन्होंने दो क्वेश्चन को सम्मिलित कर दिया गया है। दो क्वेश्चन को सम्मिलित का मतलब इन्होंने एक तो भूमध्य रेखा को भी उठा लिया है और दूसरे जो जल निकाय कहाँ पर अवस्थित है यानी कहाँ पर स्थित है वो चीज यहाँ पर दिखाई गई है। निम्नलिखित में से कितने जल निकायों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, यानी जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किन किन से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। यानी दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा के अंतर्गत कौन से ये यानी जो जल निकाय हैं वो आते हैं। तो पहला है तंगानिया झील, ठीक है, दूसरा है तौले झील और अगली है पातोस झील। तो इसमें से आंसर इसका क्या है, डी है, यानी इनमें से कोई भी वो झील नहीं है, कोई भी वो जल निकाय नहीं है जो भूमध्य रेखा के नीचे स्थित है। तो अगर हम बात करें कि भूमध्य रेखा के नीचे क्या स्थित है तो विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा के नीचे स्थित है, यानी विक्टोरिया झील से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अन्य दो उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में है, ठीक है। चले आगे, ठीक। अगला प्रश्न है वैश्विक खनिज संसाधन का जो वितरण है, ठीक है ना, वो है। तो इसमें जो सुमेलित किया गया है कि जो बोत्सवाना में हीरा यानी यहाँ पर क्या निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तो देश संसाधन की समृद्धता के आधार पर इसका मिलान करें। तो बोत्सवाना हीरा, चिली लिथियम, इंडोनेशिया निकेल, ठीक है। इसको मैं इधर किसका हूँ तो इसका पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो इसमें यह पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित है, यानी सभी के सभी क्या है, सुमेलित है। यानी बोत्सवाना की अगर हम बात करें तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है, चिली की अगर हम बात करें तो लिथियम के लिए प्रसिद्ध है, इंडोनेशिया की बात करें तो वो निकेल के लिए प्रसिद्ध है। आपके लिए कमेंट में क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में वो कौन सी जगह है जो हीरा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। चलो आगे। अब ये क्वेश्चन आया भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है, इसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, राजधानी इसकी ईटानगर है, किले के नाम पर यह है, यहाँ 2 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यानी इसकी जो राजधानी है वो ईटानगर है, ठीक है ना, किले के नाम पर है और यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान है। नागालैंड संवैधानिक संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया, यानी जो नागालैंड था वो इसके लिए एक संविधान संशोधन अधिनियम था, उसके जरिए ये अस्तित्व में आया। तीसरा है त्रिपुरा, पहले भाग सी राज्य था, फिर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश और 1972 में फिर से राज्य बना। तो इसका जो बेटा सही उत्तर है क्या है, ये सभी तीनों के तीनों कथन क्या है बेटा, सही है, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है कृषि से संबंधित, ठीक है ना, यानी भारत में जो हल्दी उत्पादन हुआ था 2022-23 में उससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मेरे हिसाब से इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया होगा, ठीक है। हल्दी उत्पादन
के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। अगला, भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। अगला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो इसके ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी था, यानी तीनों के तीनों कथन बेटा क्या है, सही है। ठीक है, चलिए एंडीज पर्वतमाला, यानी ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से एंडीज पर्वतमाला संबंधित देश। एंडीज पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? उत्तर मध्य की अगर हम बात करें तो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर। मध्य दक्षिण यानी पेरू, बोलिविया, चिली। ठीक है, अर्जेंटीना की अगर अंतिम की बात करें तो अंतिम में कहाँ पर, ब्राजील। अर्जेंटीना के आंशिक रूप से नहीं। तो इसका सही या क्या यह है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ 7 देशों में ये फैली हुई है। ठीक है, चलो अगर वैश्विक समय की अगर हम टाइम जोन की बात करें तो कितने देशों में 4 से अधिक समय क्षेत्र हैं, यानी टाइम जोन है? तो विकल्प दिया गया है ब्रिटेन, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। तो इनमें से कौन से वो देश हैं जिनमें 4 से अधिक टाइम जोन है? तो सबसे ज़्यादा फ्रांस में है सर्वाधिक, फिर रूस में है, अमेरिका में, ब्रिटेन में और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए आगे 2025 में अगर भूगोल के प्रश्नों की अगर हम बात करें तो भौतिक भूगोल से बेटा कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 40। यानी जो आपको जो वेटेज दिख रहा है ना, सबसे ज्यादा वेटेज काय का है? भौतिक भूगोल का। भौतिक भूगोल का मतलब आपसे नदियां पूछ ली जाएंगी, पर्वत श्रृंखलाएं पूछ ली जाएंगी, ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी। उसमें से भारतीय भूगोल का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, कितना है? 30%, यानी टोटल पैसे। ठीक है, उसमें से विश्व के जो मानचित्र है उसका कितना है? 20%। और कृषि या संसाधन का कितना है? 10%। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, अगर आपसे 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से, ठीक है ना, तो उसमें से एक क्वेश्चन आपका इससे, 2 क्वेश्चन इसके, 3 क्वेश्चन इसके, ठीक है, 4 क्वेश्चन इसके। क्लियर? ओके, यानी माफ कीजिए 10 में से, ठीक है ना, 10 में से 4 इसके, 3 इसके, 2 इसके, 1 इसका। तो ये इसका वेटेज रहता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो 2025 में जो भौतिक भूगोल था और मैप पर विशेष ध्यान दिया गया था, मैं आपसे यही बोलूंगा कि 2026 में भी इस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, तो एनसीईआरटी 6 से 12 क्लास तक की एटलस आपको पढ़ना है और दैनिक अभ्यास करना है, यानी करंट अफेयर। ठीक है ना, यानी इसका दैनिक अभ्यास करना है, उसके बाद करंट अफेयर आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा 2025 का पूरा भूगोल का पेपर था, जो इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अगली क्लास में हमारा 2024 का रहेगा, फिर 2023 का, फिर 2022 का, तो सारे के सारे आपको पेपर कराऊंगा। ज्योग्राफी के 10 साल के पेपर कराने के बाद हम दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।